India's first knowledge sharing platform. Let's go camping with अनपढ़। देखो, ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मैं हूँ रोहित तिवारी और मुझे 4+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। साथ में मेरी जो क्वालिफाइड एग्ज़ाम है वो है एमपी फूड ऑफिसर, एमपी पटवारी और आरआरबी लोको पायलट। अभी जो ये सीरीज़ चल रही है हमारी एमसीक्यू स्पेशल क्लास है। एमसीक्यू स्पेशल क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रेलवे, एसएससी और स्टेट एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस। अब रेलवे में कौन कौन से? तो रेलवे में है एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी। एसएससी के लिए ऑल एग्ज़ाम्स की तैयारी, जितने सीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है और भी ऐसे काफ़ी सारे एग्ज़ाम होते हैं जिसकी तैयारी हम यहाँ कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्टेट एग्ज़ाम है वो एमपीपीएससी है, एमपीपीईबी है, एमपी पुलिस है, एमपीटीईटी है। तो ये सारे के सारे जितने भी एग्ज़ाम हैं इनका जनरल साइंस का जितना पार्ट है वो इस एमसीक्यूज़ में हम तैयार कर रहे हैं और उन पर हम बात कर रहे हैं। उनके डिस्क्रिप्शन पर हम बात कर रहे हैं, उनके आपके डाउट क्लियरेंस पर हम बात कर रहे हैं। अगर कोई डाउट आपके रह गए हों तो कमेंट ज़रूर करें, उनको हम अगले वीडियो में सॉल्व करके ले आएंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको मैं लेकर चल रहा हूँ। जो भी इस वाली सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन हैं ये लगभग ये मान के चलिए कि हर एक एग्ज़ाम में जब भी कभी एग्ज़ाम हुआ है उसमें इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आया है। ये 10 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, 10 में से एक है ना। एक इसलिए बोल रहा हूँ कि मिनिमम 10% का रेशियो हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। तो जो 10% का यहाँ पर है, तो एक क्वेश्चन ऐसा है जो हमेशा आया है। 10 में से 10 ही क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं, लेकिन इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में मिल जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन जो है हम लेके आ रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, तो इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा और ये सीधे याद कर लीजिएगा एक बार में ही, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 ही हैं। और 10 में से आप अगर 10 कर लेते तो ये मान के चलिए किसी भी एग्ज़ाम में मैं कहता हूँ 2 नंबर आपके यहाँ पर कन्फर्म्ड हैं और ये क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होंगे किसी भी रेलवे एग्ज़ाम में, किसी भी एसएससी एग्ज़ाम में और इवन अब स्टेट एग्ज़ाम में भी ये मिल सकते हैं आपको। तो हम आगे बढ़ते हैं आज की सीरीज़ के साथ में। पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। या तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों पर एक ही होंगे? देखिए, जो पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी तापमापियाँ हैं। तो तापमापियाँ 4 तरीके की होती हैं। एक होती है सेल्सियस, दूसरी है फ़ारेनहाइट, तीसरी है केल्विन, चौथी है र्यूमर। ये 4 हैं, CFKR, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। इन पर हम बात करते हैं। उसके पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं ताकि आपको ये आंसर यहाँ याद हो जाए। तो इसका जो आंसर है वो है -40 डिग्री। -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के जो तापमान है, जो टेम्परेचर है वो सेम होते हैं। कैसे होते हैं उस पर हम बात करते हैं कि ये एक्चुअल में आया कहाँ से कि -40 डिग्री पर दोनों सेम कैसे हो रहे हैं। तो इसके लिए हम एक बेसिक सा एक फार्मूला है, एक बेसिक सा कंपैरिजन है, एक बेसिक सा चार्ट है, जो भी आपको सही लगे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं चारों पैमाने हमने यहाँ लिए हुए हैं। तो ये जो चारों तापमापियाँ यहाँ ली हुई हैं, C/5, F-32, R/4, K-273, है ना। तो ये जो हैं यहाँ पर, ये चारों तापमापियाँ के लिए चारों के कंपैरिजन है। अभी देखिए, अगर मुझे जो कन्वर्शन फार्मूला, इसको एक्चुअल बोलते हैं कन्वर्शन फार्मूला। कंपैरिजन है तो इसको कन्वर्शन फार्मूला यूज़ करते हैं, कन्वर्शन फार्मूला। अब इस कन्वर्शन फार्मूला को यूज़ कैसे करना है उस पर हम बात करते हैं। कन्वर्शन फार्मूला को यूज़ करने के लिए अगर मुझे मान लीजिए सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो बस मैं इन दोनों को ही यहाँ से यूज़ करूँगा। C/5 का कंपैरिजन है इक्वल F-32/9। इसको हम इक्वल रख लेंगे। किसी भी एक की वैल्यू है पता है, मान लीजिए हमें सेल्सियस की वैल्यू पता है तो हम इसको फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकाल लेंगे इसको सॉल्व करके, और फ़ारेनहाइट की पता है तो हम यहाँ पर सेल्सियस की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलर हम र्यूमर में या केल्विन में भी ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी हमें देख लेते हैं कि कैसे इसको करना है ना। अभी हमारा आंसर जो है -40 है। -40 पे इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेल्सियस -40 है तो फ़ारेनहाइट भी उसी पॉइंट पर -40 होगा। ठीक है, अब इसका जो हमारा फॉर्मेट है, जो हमारा फॉर्मूला है, उसको ही हम यहाँ सॉल्व आउट करके देख लेते हैं एक छोटा सा। देखिए फॉर्मूला क्या है, C/5 इक्वल टू F-32/9। हमें केवल फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में ही रिलेशन बनाना है और इनको दिखाना है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्शन करना है। अब मुझे पता है कि सेल्सियस की वैल्यू मान लो 40 है, -40 मैंने यहाँ सेल्सियस की वैल्यू ले ली, -40/5 इक्वल F की वैल्यू फाइंड आउट करना है, F-32/9। ठीक है, अब यहाँ -40 है तो इसको मैंने जैसे ही कट आउट करूँगा तो क्या बचेगा, -8 और 9 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा -72 इक्वल
कितना बचेगा, f माइनस 32। अब जब f माइनस 32 यहाँ बचा तो हम जब इस 32 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये बचेगा f, यहाँ ले लेता हूँ थोड़ा सा, f इक्वल -72 प्लस 30। तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, सॉरी 32 होगा, हाँ 30 नहीं 32 यहाँ आया। वही ले लेते हैं, मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, एक मिनट को ये बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से कंपैरिजन हो जाएगा। देखिए यहाँ हमें क्या होगा कि अब बचा जो हमारा -72 इक्वल f -32 बचा था, तो 32 को हम इस तरफ लेके आएंगे, प्लस का हो जाता है, तो ये हो जाएगा f इक्वल टू -72 प्लस 32, तो ये बचा आपका 40 माइनस में। सिमिलर अगर हम लेके चलते हैं किससे, फ़ारेनहाइट की तरफ से, अभी तो सेल्सियस से लेके चलते हैं या फ़ारेनहाइट से लेके चलते हैं, तो -40 -32/9 इक्वल c/5, c की वैल्यू निकालना है बस। तो -40 -32 कितना हो गया, -72 अपॉन में 9 मीन्स 9 ये आ गया, तो 9 8 72, तो यहाँ -8 हो गया, इक्वल टू c/5 है, और 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो c की वैल्यू कितनी जाएगी, -40। बस इस तरीके से ये निकाला जाता है। अभी हम केल्विन में कंपैरिजन करके देख लेते हैं, न्यूमर में भी देख सकते हैं। तो अगर मुझे देखना है कि सेल्सियस की वैल्यू केल्विन में कितनी है, 273/5 है, तो 5 से 5 कट आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो c इक्वल टू बचता है K-273। अब ये 273 जो यहाँ बच रहा है, तो अगर मेरी वैल्यू किसी भी टेम्परेचर की वैल्यू मेरी है 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस की केल्विन पे कितनी वैल्यू होगी, तो हम क्या करेंगे, जब 273 यहाँ माइनस में था वो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 273 को हम इसमें प्लस कर देंगे, तो केल्विन की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 303। जो वैल्यू है उसमें, जो भी वैल्यू सेल्सियस में है उसमें 273 और बढ़ा दीजिए, 273 बढ़ा दीजिए, सीधी सीधी बात है, तो वो वैल्यू किसकी हो जाएगी, आपकी केल्विन की हो जाएगी। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है। अधिकतम या महत्तम दोनों चीज़ें एक ही हैं, तो जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर महत्तम होता है। यहाँ ऑप्शन भी काफ़ी सारे हैं, तो इसके लिए देखिए बहुत छोटी सी हमारी एक यहाँ थोड़ी सी कहानी भी दिख रही होगी आपको, साइड में यहाँ आ गई है जो हमारी रेड मार्क से है ना, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। खास बात क्या है, देखिए एक तो बहुत अच्छी बात यह है कि जो जल है वो एक बहुत ही असाधारण गुणों वाला तत्व होता है, एक द्रव है, और इसमें एक ही चीज़ होती है कि दुनिया में जितने भी तत्व हैं उनके आयतन में वृद्धि होती है जब उनका तापमान बढ़ाया जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, यही रूल है। लेकिन पानी के साथ में थोड़ा सा उल्टा होता है, थोड़ा अपवाद है पानी इसके लिए। क्या होता है कि जब पानी बर्फ़ पर होता है, बर्फ़ का मतलब वो होता है उस समय 0 डिग्री टेम्परेचर पर, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पर है, जमा हुआ बर्फ़ है, ये बढ़ना शुरू हुआ 1 2 3 और 4 तक। जब ये 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने पर एक काम इसमें ये हो जाता है कि इसका आयतन जो है वो घटना शुरू होता है। मतलब पहले बर्फ़ में इसका आयतन ज़्यादा था, फिर वो पिघलना शुरू होता है और 4 डिग्री सेल्सियस तक वो घटता जाता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो आयतन है वो घटता है। और आयतन और घनत्व में एक संबंध है कि अगर आयतन घटेगा तो आपकी जो डेंसिटी है, जो घनत्व है वो बढ़ेगा। ये दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के। आयतन घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। जब आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो रहा है, इसका मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पर आकर सबसे कम है इसका आयतन। अगर आपसे पूछा जाए कि आयतन सबसे कम किस पर होगा जल का, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम आयतन है, इसीलिए 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जैसे 5 डिग्री बढ़ेगा, यहाँ से 5वां डिग्री बढ़ना शुरू होगा, और ये 5 डिग्री सेल्सियस पर जैसे टेम्परेचर हमारा पहुँचा 5 डिग्री सेल्सियस होना शुरू हुआ, तो इसका आयतन बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से आयतन इंक्रीज़ हुआ तो हमारा जो घनत्व है वो फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आयतन बढ़ेगा, घनत्व घटेगा, आयतन घटेगा, घनत्व बढ़ेगा। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में टेम्परेचर जब बढ़ता है पानी का, तो वहाँ से आयतन
जो है उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा और आयतन बढ़ेगा तो वहाँ से उसका घनत्व कम हो जाएगा। यही इसका बेसिक रीज़न यहाँ पर क्या है। हमारे यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं, आपको बहुत सारा दिख रहा होगा, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि अगर आप अनपढ़ में यहाँ हमारे साथ आकर यहाँ पर कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं तो आपको हर एक क्वेश्चन के पीछे का कारण पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन के पीछे क्या वजह है और क्यों इस तरीके से हो रहा है। अगर हम जनरल साइंस पढ़ रहे हैं तो आप उसको रट सकते हो, लेकिन आप उसको भूल जाओगे। लेकिन एक बार आपको कारण समझ में आ गया तो फिर वो कारण आपके दिमाग में रहेगा और आप कभी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भूलेंगे। बस एक बार आप अच्छे से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए और फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। इसके पहले जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था उस फॉर्मूले को याद करना तो ठीक है, उसको यूज़ करना आपको सीखना है। आप उसको यूज़ कर लेंगे, सी वाई आपका 9 हो जाएगा माइनस इक्वल टू एफ माइनस 32/9 था, सॉरी सी बाई 5 एफ माइनस 32/9 है ना। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले में भी आप काफ़ी सारा ये जो फॉर्मूला पे हमने अभी बात करी थी इसको भी आप पूरा याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं भी 2 नंबर बहुत आसानी से दिला सकता है। अगर टेम्परेचर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्मूले से बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं जाने वाला है। टेम्परेचर कन्वर्जन का फॉर्मूला है, आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन याद नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इसकी जो PDF है, सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी PDF भी मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। तो ये पूरी की पूरी लगभग 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन की PDF आपकी रहेगी, जिसमें जनरल साइंस के टॉपिक वाइज अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे और वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर वो आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दें ताकि मैं उस पर मेहनत करना शुरू करूँ और आपको फिर वो वहाँ मिले। ठीक है, तो अगर आप इसको लेकर चल रहे हैं तो आप यहाँ पर इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो और इससे काफ़ी सारे टेम्परेचर क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगले हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब आयतन का क्या होगा। अभी हमने बात करी पानी के आयतन के साथ में, तो 0 डिग्री से कहाँ तक की बात कर रहे थे हम, 4 डिग्री तक की। 4 डिग्री तक क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। फिर क्या होगा, 4 डिग्री से लेके जो भी डिग्री बढ़ेगी आगे 10 12 15 जितनी भी होगी, यहाँ 10 डिग्री तक लिया है तो अपन 10 डिग्री तक ले लेते हैं। फिर क्या होगा, आयतन घटेगा। 4 डिग्री पर मैक्सिमम है, 4 डिग्री पर अधिकतम जो इसका आयतन है वो, सॉरी न्यूनतम है, इसका घनत्व जो है वो अधिकतम होगा 4 डिग्री पर और आयतन हो जाएगा हमारा न्यूनतम। तो पहले घटेगा फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, देखिए यहाँ पर एक बहुत छोटी सी बात है। एक तो प्रेशर कुकर की आपको डिज़ाइनिंग पता ही होगी, प्रेशर कुकर कैसा होता है, तो उसका ढक्कन लगा हुआ होता है तो उसमें जो वाष्प बनती है, जो भाप बनती है वो अंदर ही रह जाती है और भाप की गुप्त ऊष्मा होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो एक तो कारण वो है। दूसरा कारण जो हमारे ऑप्शन में है वो क्या है, अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होता है कि पानी में जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, पानी पे भाप वहाँ अंदर है, प्रेशर कुकर के अंदर है, तो उस पर क्या होगा कि प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा और प्रेशर बढ़ने से जो जल है, जो उसमें सामग्री रखी हुई है, उसका क्वथनांक जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो उस क्वथनांक के बढ़ने के चक्कर में क्या होगा, पानी जो है कम टेम्परेचर पर उबलना यहाँ पर शुरू हो जाएगा और कम टेम्परेचर के कारण, उबलने शुरू होने के कारण वो यहाँ पर जो भी सामग्री उसमें होती है वो पक जाती है। तो अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक यहाँ पर बढ़ जाता है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि झील का पानी जमने के बाद भी जलीय जंतु जीवित कैसे रहते हैं। तो जीवित रहने के लिए क्या है कि जो आपने देखी होंगी झील, अगर आपके आसपास तो वैसे नहीं मिलेंगी, हमारे MP में तो नहीं मिलती है, लेकिन जो जलीय क्षेत्र होते हैं, जो बर्फीले क्षेत्र हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी झीलें हैं और वो बहुत ज़्यादा बर्फ़ से ढके रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जो ऊपर वाला एरिया है पानी का, झील का, ये पूरा इसमें बर्फ़ जम जाती है, यहाँ बहुत मोटी बर्फ़ की परत जम जाती है। जबकि क्या होता है कि ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि पूरा पानी जम गया है नीचे तक, लेकिन क्या होता है नीचे जो पानी का टेम्परेचर है वो बचा रहता है और ये नीचे पानी बना रहता है। इसका टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब किसी भी कंडीशन में 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता। अब ये 4 डिग्री सेल्सियस का पानी अगर नीचे है और इसमें ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है और पानी ही है, यहाँ बर्फ़ नीचे नहीं होती है, इसलिए ये जो पानी नीचे है इस कारण वो बचे यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, इसका टेम्परेचर था 4 डिग्री सेल्सियस। पानी से भरी हुई डॉट लगी बोतल जमने पर टूट क्यों जाती है। सीधी सीधी बात है कि जो पानी में अगर भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी है, ये एक बोतल है, इसको बोतल के फॉर्म में ही ले लेता हूँ मैं, ऐसे बंद कर देता हूँ। ये डॉट लगी हुई है और इसके अंदर हम पानी भर देते हैं, ये पानी है। तो यहाँ पर जब जैसे ये 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचेगा पानी, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, अब क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, तो क्या होगा, आयतन
बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी जो पानी था इसका आयतन बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी 4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो रहा था। अब 4 डिग्री सेल्सियस से हम जा रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ। तो क्या होगा कि जो पानी का आयतन था अब वो बढ़ना शुरू हो गया, और पानी का आयतन बढ़ेगा तो इसमें जो ऑलरेडी भरा हुआ था पहले पानी पूरा, अब उसको और जगह चाहिए पड़ेगी, तो जगह के लिए वो अपना फैलाव करेगा, तो बोतल की चटकने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और बोतल यहाँ पर चटक जाएगी। अगर डॉट लगी है, पानी को निकलने की जगह ही नहीं है, तो वो यहाँ पर जो है बोतल चटक जाएगी। जल की अपेक्षा भाप से हाथ अधिक क्यों जलता है? ये भी जितने क्वेश्चन मैंने अभी तक यहाँ पढ़े हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसमें से ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि आप सभी ने कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक में देखा होगा और कई बार इसको एग्जाम में पूछते हैं। तो इसको भी हम एक बार समझ लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं कि जो यहाँ पर भाप का सेंस आता है तो उसका आंसर भी देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। आंसर क्या कहता है? आंसर कहता है कि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है, गुप्त ऊष्मा होती है। अभी गुप्त ऊष्मा क्या होती है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो गुप्त ऊष्मा जो है वह मात्रा है जो अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित या मुक्त की जाती है। अब अवस्था परिवर्तन का मतलब क्या होता है? अवस्था परिवर्तन का मतलब है कि एक बार वो द्रव से बना क्या, सबसे पहले तो कोई भी यहाँ चीज़ अगर आप देख रहे हो तो ठोस से अगर कन्वर्ट करना शुरू करते हैं तो ठोस से आएगी द्रव में, द्रव से आएगी गैस में, या ठोस से डायरेक्ट गैस में भी चली जाती है अगर हम जला दें उसको। तो एक मैं मान लेता हूँ एक पैटर्न है। अगर हम गैस ले लेते हैं, चलो इसको हम उल्टा ले लेते हैं, गैस से आएगी किसमें? गैस से आएगी द्रव में, द्रव से आएगी ठोस में। यही है एक फार्मूला। अगर हम उसको किसी भी एयर को, किसी भी गैस को हम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर दें तो वो हो जाएगी हमारी गैस से कन्वर्ट होकर लिक्विड में फॉर्म में आ जाएगी। लिक्विड मतलब कि हमारे द्रव के फॉर्म में आ जाएगी, और द्रव के फॉर्म से और उसको हम कंप्रेस करेंगे तो फिर वो ठोस परिवर्तन में चली जाएगी। जैसे कि हमने देखा होगा पानी एक ऐसा तत्व है, आज की पूरी क्लास हमारी लगभग पानी पे ही जा रही है। तो ये पानी जो है एक ऐसा तत्व है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ये इसमें तीनों अवस्थाएं मिलती हैं, मतलब ये ठोस भी है, द्रव में भी मिलेगा, गैस में भी मिलेगा। ये अकेला पानी ही ऐसा तत्व है जो तीनों अवस्थाओं में प्राप्त होता है। देखिए गैस के फॉर्म में अगर आप इसको देखोगे तब भी मिल जाएगा आपको भाप के रूप में, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जल के रूप में द्रव में अवेलेबल है, और ठोस में बर्फ में मिल जाएगा। तो जो अवस्था परिवर्तन इस तरीके से हो रहा है इसका, तो उसमें जो अवशोषित हो रही है ऊर्जा या मुक्त हो रही है जो ऊर्जा, वो काफ़ी जो उस समय जो ऊर्जा मुक्त हो रही है वही उसकी क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है, जब वो अपना कला का परिवर्तन इस तरीके से करता है। अब इस समय जब वो कोई भी पानी कन्वर्ट हो रहा होगा द्रव से किस में? गैस में। अगर वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो गैस को कन्वर्ट होने के लिए उसे काफ़ी सारी हीट की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारी हीट वो अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित करने के बाद वो भाप में कन्वर्ट हो जाती है। तो भाप की जो गुप्त ऊष्मा है, मतलब जो कन्वर्शन एनर्जी है, जो लेटेंट हीट है उसकी, वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है पानी की अपेक्षा। तो इसलिए वो पानी से ज़्यादा, जब हमारा हाथ जलता है तो किससे जल जाता है? वो हमारा हाथ जल जाता है भाप से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि जब बर्फ पिघलता है तब आयतन कैसा होगा? तो आपको इसका आंसर तो आप दे देना चाहिए, क्योंकि इतनी हमने थ्योरी यहाँ पढ़ ली है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसका आंसर नहीं पता होगा। कि मैं थोड़ा सा बैक आ गया क्या? हाँ, बैक आ गया, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर बर्फ़ पिघलता है तब क्या होता है? जब बर्फ़ पिघलेगा तब क्या होगा? जब बर्फ़ पिघलेगा तो हमारा टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ बढ़ रहा होगा। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा? जो वॉल्यूम होगा वो घट जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो तब पिघलेगा, तब पहले घटेगा और फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। यही पूरी थ्योरी हमने अभी आगे पढ़ी है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार यहाँ रिपीटेड रहे। ठीक है, अब एक बहुत ही काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि अगर रिपीटेड क्या है कि रेफ्रिजरेटर का जो दरवाज़ा है अगर हम उसको खुला छोड़ दें तो क्या होगा? रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ने पर तापमान क्यों बढ़ जाता है? ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर खुला छूट जाए तो कमरे का तापमान का क्या होने वाला है। तो इस पर हम जब आगे बढ़ेंगे तो इसके पहले एक बहुत छोटी सी बात अगर आप देख लें, तो एक मैं आपको यहाँ क्वेश्चन बता देता हूँ कि अगर दरवाज़ा खुला रहेगा तो कंप्रेसर फटने की काफ़ी संभावनाएं हो जाती हैं। आपने सुना होगा, जो भी मैकेनिक है वो ये बोलता है कि दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ेंगे वरना क्या होगा, ये कंप्रेसर फट सकता है। कंप्रेसर फट सकता है तो मतलब रूम में काफ़ी बड़ा हादसा भी आपके हो सकता है जहाँ पर आपका रेफ्रिजरेटर रखा रहता है। अब हम बात कर लेते हैं ऐसा होता क्यों है, क्या प्रॉब्लम यहाँ आती है जिसकी वजह से इस तरीके का जो रूम का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है।
देखिए यहाँ पर ये जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, बहुत छोटा सा मैंने डायग्राम लिया है, ज़्यादा कोई बड़ा यहाँ इमेज मैंने नहीं ली है। तो ये जो इमेज है ये क्या कहती है कि ये जो आपको एरिया दिख रहा होगा, ये बैक साइड का एरिया है आपके रेफ्रिजरेटर का, है ना। आपने इसको देखा होगा, रेफ्रिजरेटर के पीछे इस तरीके का एरिया होता है। तो यहाँ पर एक नली आपको दिख रही है, पाइप लगे हुए दिख रहे हैं, इस तरीके से ये मूव कर रहे हैं। तो ये जो पाइप है ये कंडेंसर है, ये माउंटिंग ब्रेक्स हैं और उसके पीछे माउंटिंग ब्रेक्स हैं, ये कंडेंसर का पार्ट ही है पूरा का पूरा, ठीक है। तो क्या होता है कि ये बाम एयर जो भी गर्म हवा उसके अंदर है वो निकाल के बाहर कर देता है। अब इसका हम समझ लेते हैं एक्चुअल में होता क्या है इसमें। देखिए क्या होता है, जब भी कोई सामान हम फ्रिज के अंदर रखते हैं तो वो गर्म होता है, तो फ्रिज का कंडेंसर जो कि यहाँ पर अवेलेबल है पीछे साइड में, ये क्या वेरीफाई करता है कि अंदर जो सामान रखा है उसका टेम्परेचर, अंदर के जो टेम्परेचर सेट है उससे काफ़ी ज़्यादा है, तो वो उसकी हीट को वहाँ से एब्जॉर्ब करता है और उसको बाहर कमरे में छोड़ देता है। तो अंदर से एब्जॉर्ब करी हीट और बाहर निकाल दी यहाँ से, ठीक है। ये वार्म एयर बाहर निकल गई उस चीज़ से। अब होता क्या है कि इस कारण क्या हो गया कि ये जो अंदर का रूम है, यहाँ रेफ्रिजरेटर या फ्रिज के अंदर का जो रूम है वो कूलिंग रूम की तरह बन गया, और जो हमारा रूम है जिसमें हम बैठे रहते हैं, जहाँ फ्रिज रखा रहता है, वो उसका एग्जॉस्ट हो गया, वहाँ पर वो केवल अपनी हीट को निकालेगा। इस प्रोसेस में क्या होता है, कंडेंसर हल्का सा गर्म हो जाता है, मतलब उतनी देर में, क्योंकि वह इतनी मूविंग कर रहा था, जितना ज़्यादा काम बढ़ेगा, जितना ज़्यादा लोड बढ़ेगा, उतना कंडेंसर हीट होता रहता है, ठीक है। तो और वो अपनी हीट को बाहर निकालता रहता है। अब क्या होगा कि जब फ्रिज खुल गया, फ्रिज ओपन हो गया, तो अब सेंसर क्या सेंस करेंगे, पूरे रूम का टेम्परेचर, जितना रूम का टेम्परेचर है उसको सेंस करेंगे। अब उस रूम का टेम्परेचर मान लीजिए सेंस किया 25 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस को, अब वो कम करेगा। कम करने के लिए कंडेंसर काम करेगा। कंडेंसर क्या करेगा कि कंडेंसर पूरे, अब अभी जो कूलिंग एजेंट फ्रिज के अंदर का पार्ट था, अब वो कूलिंग एरिया कौन सा हो जाएगा, पूरा का पूरा रूम हो जाएगा। अब वो पूरे रूम को कंसिडर करेगा कूलिंग एजेंट की तरह। तो फिर वो क्या करेगा कि रूम का टेम्परेचर लेगा, कंडेंसर को देगा। अब कंडेंसर के पास टेम्परेचर बहुत हाई है, इसको लो करना है, काम बहुत है, कंडेंसर भी हीट होना शुरू करेगा। तो कंडेंसर क्या करेगा, पहले फ्रिज क्या करेगा, रूम से हीट लेगा और फिर रूम में ही छोड़ता जाएगा, रूम से हीट लेता जाएगा, रूम में छोड़ता जाएगा, रूम से लेता जाएगा, छोड़ता जाएगा। तो इसमें क्या होगा, कंडेंसर भी एक हीट होता रहेगा, तो कंडेंसर अपना टेम्परेचर बढ़ाता रहेगा, रूम में बार बार टेम्परेचर इस तरीके से बढ़ता रहेगा। तो एक समय ऐसा भी आता है कि ये जब कंडेंसर अपने लिमिट से बाहर काम करना शुरू करता है तो ये फट जाता है। तो यहाँ पर हमेशा सावधान रहें कि कभी भी फ्रिज का दरवाज़ा आप ओपन नहीं छोड़ें, वरना क्या हो सकता है कि आपका फ्रिज का कंडेंसर यहाँ पर फट भी सकता है, ठीक है। तो ये जो रूम का टेम्परेचर है इस तरीके से बढ़ जाता है कि कंडेंसर ही उसको बढ़ाने का काम यहाँ पर करता है। पहले जो कंडेंसर, क्योंकि एक ही जगह है उसके लिए हो जाती है, कोई एग्जॉस्ट उसके लिए नहीं बचता, जो भी वो एग्जॉस्ट करता है फिर उसको इनलेट कर लेता है। तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी बढ़ जाती है और एक दिन समस्या का कारण बनती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि परम शून्य ताप क्या है। परम शून्य ताप के बारे में बहुत आपने सुना होगा, तो इसका आंसर पहले मैं आपको बता देता हूँ, बाकी जो थ्योरी है उस पर हम बात करेंगे। कि सैद्धांतिक रूप में न्यूनतम संभव तापमान, अब सैद्धांतिक रूप का मतलब जो एक्चुअल यहाँ पर हम ला सकते हैं, जिस टेम्परेचर तक हम पहुँच सकते हैं, उस टेम्परेचर को वो सैद्धांतिक बोलते हैं। और ये न्यूनतम संभव तापमान है जो -273 केल्विन तक हम इस पर पहुँच सकते हैं, ठीक है। इसकी हम थोड़ी सी देख लेते हैं क्या है कि ज़रूरी है ये सब चीज़ें, और इसको आपको एक बार समझ लेंगे तो ये आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले तो एक शब्द आता है निरपेक्ष माप। यहाँ देख रहे होगे आप, लिखा है निरपेक्ष माप, ऊष्मागतिकी के टेम्परेचर पर या परम ताप का निरपेक्ष माप है। निरपेक्ष माप है मतलब ये जो है, इससे यहाँ पर वो अपना सेट कर रहे हैं, इसको यहाँ से लेके चलेंगे और इसी को हम एक टेम्परेचर का मेन पॉइंट यहाँ पर मानेंगे, और इससे फिर हम शुरू करेंगे किसी भी टेम्परेचर की गणना को। मिनिमम यहाँ तक तो हमें पहुँचना ही है। अगला है कि इसको जो परिभाषित किया जाता है वो ऊष्मागतिकी के तीसरे नियम से परिभाषित किया जाता है, और जो सबसे कम ताप है उसको शून्य बिंदु या परम शून्य ताप कहते हैं। अब इसका इंग्लिश में नाम है एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो के लिए एक और है कि ये जो होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और 273 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये न्यूनतम है, और यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, और यहाँ से हम इसको ऊपर ले जाते हैं। अच्छा, इसमें एक खास बात और है कि ये टेम्परेचर जो है ये न्यूनतम ऊर्जा का स्तर दिखाता है। न्यूनतम ऊर्जा मतलब अगर -273 डिग्री तक 273 डिग्री तक अगर हम पहुँच गए तो यहाँ पर जो अणुओं की गतिज ऊर्जा है बहुत कम हो जाती है, और जो है पर जो भी तत्व है, जो ये पदार्थ है, वो अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है और वह अपनी न्यूनतम ऊर्जा में पहुंच जाता है। ये परम शून्य ताप के बारे में। और ये जो यहाँ लेने का ये बात क्यों हुई
क्योंकि इसमें एक चीज़ ये थी परम ताप में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। ये इस पर कम से कम 5 क्वेश्चन इस वाले एरिया में से बनते हैं और वो आपके सामने आते हैं। तो वो सबसे पहला ये बनता है कि निरपेक्ष माप है, दूसरा बनता है कहाँ से परिभाषित किया गया, क्या है एक्चुअल, वो क्वेश्चन यही था। एब्सोल्यूट जीरो किसे कहते हैं, अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या फ़र्क पड़ता है, अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या गति क्या हो जाती है, बिल्कुल शून्य हो जाती है, और इसका क्या मान है -273 डिग्री सेल्सियस, ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाता है, ऊर्जा का न्यूनतम स्टेट है। तो ये इससे परम शून्यताप से संभवतः सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। आगे कभी क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको ये रेफरेंस दूंगा, आप यहाँ से आकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो परम शून्यताप का क्या होता है, कैसे होता है, इस पर हमने यहाँ बात करी। अगर अभी कोई डाउट, आपके क्वेश्चन अगर रह गए हैं तो उस पर भी हम बात करेंगे। आप अपने डाउट्स को प्लीज़ कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। टेलीग्राम चैनल हमारा है, वहाँ पर भी आप बता सकते हैं मुझे। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर देंगे। मैं यहाँ पर आज एक अपने व्हाट्सएप की लिंक भी मैं शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर आप सीधा सीधा आपको एक बार में मैं सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल करा दूँगा। सारे जो आपके रिलेटिव डॉक्यूमेंट हैं, जो आपके अपडेट हैं, वो आपको उस ग्रुप में मिलते रहेंगे। तो व्हाट्सएप पे भी मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर चैनल भी है, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ भी मैं आपको वो बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो थॉट है वो क्या कहता है कि हमारा हर क्षण सार्थक, श्रेष्ठ और उपयोगी कार्यों में लगे। देखिए क्या होता है कि एज आ आप प्रेपरेशन कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो भी काम लग रहा है, जो भी समय आपका लग रहा है, वो आपके करियर के लिए और लगे। आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप उसी को अपना समय दें। कई बार क्या होता है कि हम देखने जाते हैं एजुकेशनल वीडियो, देखने लगते हैं कोई और वीडियो, तो वहाँ पर क्या होता है कि मन हमारा थोड़ा सा बढ़ जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए, अपने मन को थोड़ा सा बहलाने के लिए आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी, तो जब तक वो चीज़ आपको ना मिल पाए, आप उसके लिए ना पहुंच पाएँ, तो आप वहाँ पर अपना समय ना दें। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ जो बोला जाता है, तो एक गीता में वाक्य आता है भगवान श्री कृष्ण का, वो कहते हैं कि कर्मों में श्रेष्ठ कर्म मैं हूँ। अब श्रेष्ठ का मतलब ऐसा है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसको सबसे अच्छे तरीके से करें, उसमें अपना 100% दें, और उसका जो आपका मोटिव है उसको निकालें वहाँ से, उसको पूरा करें, तभी वो काम श्रेष्ठ कहलाता है। इसी के साथ आपको मैं भी ये कहूँगा कि अपने काम आप श्रेष्ठ तरीके से करें। अगला हमारा जो ये वीडियो आएगा उस पर हम बात करेंगे काफ़ी सारे टॉपिक पर, और आज के लिए हम यही कंप्लीट करते हैं। अनपढ़ लर्न टुडे रीड टुमारो, अब की बारी नौकरी सरकारी। थैंक यू वेरी मच।